आ रही है आवाज? हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है आपकी पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की, जो है आपकी सिगमंड फ्राइड की। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर समझते हैं इस थ्योरी को। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो। और वहाँ पर अगर आपको पर्सनैलिटी का चैप्टर देखने को मिलता है तो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी देखने को मिलती है। और अगर मैं कहूँ सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी में से एक आपकी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, और जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे आज की वीडियो के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो सिगमंड फ्राइड से संबंधित आज आपके हैं। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास को शुरुआत कर लेते हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से संबंधित जो जो मेन पॉइंट आपके होने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके सिगमंड फ्राइड की बात करूं तो सिगमंड फ्राइड जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी, तो बहुत विवाद रहा भाई इनकी थ्योरी के ऊपर। एक तो बहुत पुरानी थ्योरी है, ठीक है, उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पर इतनी कोई थ्योरी आती नहीं थी। तो बेसिकली उस टाइम पर ये थ्योरी आई तो बहुत विवाद हुआ इन थ्योरी के ऊपर। जो एक कंसेप्ट लेकर आते थे ना, उनके ऊपर बहुत विवाद होता था। पर ये ऐसे तर्क देते थे कि मतलब उनको जबरदस्ती फिट करते थे, नहीं ये इस तरीके से नहीं, ऐसा हो जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, हिटलर के हाथों से बड़ी मुश्किल से बचते हुए आए हैं। ठीक है, वरना हिटलर इनको पकड़ने वाला था, और पकड़ के मतलब अच्छा खासा, मतलब एक तरीके से बर्बाद करने के मूड में था इनको। बट जैसे तैसे इनकी जान बची, इनके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे, किताबें थी, वो बच गई। और फिर ये आई थिंक लंदन में जाकर ये शिफ्ट हुए थे, और वहां पर जाके इनका सम्मान बचा, जान बची, सब चीज बची। वरना हिटलर के हाथों ये मतलब जाने वाले थे, और अच्छी खासी दुर्दशा इनकी होने वाली थी। ठीक है, तो ये खास चीज हालांकि नहीं हो पाई। तो देख लेते हैं इनकी थ्योरी के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, क्या इन्होंने पर्सनैलिटी के अंदर चीजें बताई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और आप भी चीजें बताना कि क्या इन्होंने जो तर्क दिए थे, जो चीजें बताई थी, तो कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बताना कि क्या वो सही थे या नहीं थे। वो आप लोग भी मुझे बताना, ताकि पता चले सिगमंड फ्राइड क्या सही थे या गलत थे, उस चीज को साथ के साथ बताना। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो शुरुआत में इनको दी हुई है। उसके बाद आगे डिटेल में और कौन कौन सी चीज इनसे संबंधित है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब क्या होगा, शुरुआत में नेगेटिव चीज बता दी, भाई पॉजिटिव चीज भी बहुत है। ठीक है मैंने तो जस्ट आपको छोटी सी चीज बताई है। ये भाई ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, समझ लेना इसको, ऑस्ट्रिया देश के आपके निवासी थे। ठीक है, उसके अलावा ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्या थे आपके, न्यूरोलॉजिस्ट थे। क्या थे आपके, न्यूरोलॉजिस्ट थे। अब देखिए एक चीज और है, न्यूरोलॉजिस्ट थे, इसका मतलब बड़े लोगों का, यानी एक तरीके से कह सकते हो जो पागल लोग हैं, तो उनका एक तरीके से इलाज करते थे। उस टाइम पर एक खास बीमारी के जो वर्ग के जो लोग हैं उनका इलाज करते थे। एक बीमारी होती थी हिस्ट्रिया। ठीक है, तो हिस्ट्रिया नामक जो एक बीमारी थी, तो उन लोगों का भी ये इलाज करते थे। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, लोगों को दौरे पड़ जाते हैं। ठीक, दौरे पड़ने के बाद जैसा आपने देखा है कि जो लोगों की इच्छा होती है करने की जो भी, और उनको नहीं कर पाते, तो वो लोग फिर उन इच्छाओं को करते हैं। या फिर उन्हें कभी कभी ये फील होता है कि मेरे अंदर कुछ ये कमी है, बट कमी कुछ नहीं होती है। ठीक है, एक मन का बहम होता है।
तो ऐसी जो प्रॉब्लम लोगों को होती है तो उनके ऊपर उनका इलाज करते थे जो आपके सिगमंड फ्राइड थे। तो एक आलोचना तो ये भी हो गई कि जब आप ऐसे लोगों के ऊपर आपने पूरा एक्सपेरिमेंट करा, पूरे अपनी टाइम लगाया, तो आपने फिर बच्चों के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो एक आलोचना तो इनकी ये भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी एक एक करके हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो थोड़ी सी बात ये हो गई आपकी जो जानने वाली, इनके बारे में इतनी ही जानने की जरूरत है और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वरना तो फिर आपको और डिटेल में जानना है तो भाई कभी और पढ़ लेना, वो आपके एग्जाम में नहीं आता। कि इनके जो फादर है उन्होंने आई थिंक 3 शादी करी थी, तो शायद तीसरी वाली से ये पैदा हुए थे, जहां तक मेरी नॉलेज में। वो इतनी डिटेल में क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, जो एग्जाम में चीज आएगी वो हमें पढ़नी है, वो आपको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इन्होंने जो आपको बताया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसमें इन्होंने बताया कि मन का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो मन का अध्ययन होता है, जो मन का अध्ययन होता है वो किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से मन का अध्ययन करके सामने वाले की पर्सनैलिटी का पता लगाया जा सकता है। सामने वाले की पर्सनैलिटी किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से उसका मन काम करता है, कितने प्रकार के मन होते हैं, माइंड होते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है भाई, बिहार वाले बच्चों कल यूट्यूब पर बताऊंगा आपको, आज टॉपिक के ऊपर ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर जो इन्होंने ये चीज बताई हुई है कि किस प्रकार मन का अध्ययन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो आदमी की जो पर्सनैलिटी बनती है वो इसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी बनती है। थोड़ी सी चीज और जानिए जो आपके सिगमंड फ्राइड है। देखिए सिगमंड फ्राइड जो आपके फेमस हुए, ठीक है, अगर मैं फ्राइड साहब की बात कर रहा हूं, तो फ्राइड साहब इससे पहले इतने फेमस नहीं थे, बट आई थिंक डेट की अगर मैं बात करूं 1900 के आसपास में इन्होंने अपनी एक बड़ी फेमस बुक इनकी रही है। हालांकि बुक तो इन्होंने काफी लिखी है, लेकिन इनकी एक बड़ी ही फेमस बुक रही है। ठीक है, इनकी एक बड़ी ही फेमस बुक रही है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, मेरी भी राइटिंग को क्या हो गया, ऑफ ड्रीम्स, ये इन्होंने बुक लिखी। इसमें जो भी आदमी अपने सपने देखता है, ठीक है, और सपने देखने के बाद वो कैसे सपने देखता है, जैसे लोग बाग सपने देखते थे उस टाइम पर, और सपने देखने के बाद कुछ ऐसे सपने देखते थे जो उनकी हकीकत से दूर दूर तक जिनका नामो निशान नहीं था। उन्हीं सपनों से जुड़ी उनको कुछ डिसीज भी हो जाती थी, बीमारी भी हो जाती थी। कुछ सपने जो लोग देखते थे उनके ऊपर ये अध्ययन भी करते थे, और इन्हीं अध्ययनों पर अध्ययन करते टाइम इन्होंने इनके ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट करे, और यही से ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए थे। और यही से इनके साथ में इनका इसी इसका सपोर्ट करा था कार्ल युंग ने। ठीक है, यही से इनका सपोर्ट करा था आपके कार्ल युंग ने, कहा गया ग्रीन वाला, यही से इनका सपोर्ट करा था कार्ल युंग ने और एडवर्ड एडलर ने। ठीक है, इन्होंने इनका सपोर्ट भी करा था कि हाँ भाई सिगमंड फ्राइड साहब आप ठीक चल रहे हो, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चीजें बता रहे हो, आप ठीक बता रहे हो। देखो हम जब सपने देखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स ऐसी होती है जो हमने महसूस तो करते हैं बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, वो हमारे अंदर ही, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है, जिसको हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या कुछ ऐसा पर्सन आ जाता है हमारे माइंड के अंदर, और या फिर वो हमारे सपने में भी हमें दिख जाता है। ठीक है, तो हमारे सपने में ही रहता है। हालांकि बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी योजनाएं अभी भी चल रही है जो सपनों के ऊपर काम कर रही है, बट अभी तक एक कंक्लूजन नहीं निकला है। तो इन्होंने एक कंक्लूजन करा था और इसके ऊपर एक बुक लिखी थी जहां से बड़े फेमस हो गए थे, और इनके साथ कार्ल युंग और आपके एडलर साहब जुड़ गए थे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद एक चीज आपको ये भी समझनी है, बाद में जाके अलग भी हो गए थे, इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा ये अलग क्यों हो गए थे। अगर जानना चाहते हो तो समझ लो, एडलर साहब और युंग अलग इसलिए हो गए थे क्योंकि ये प्लेजर पे ज्यादा जोर देते थे। जो आपके फ्राइड साहब है ये प्लेजर पे ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, किस पर जोर देते थे, ये ज्यादातर जोर प्लेजर पर देते थे, इसी वजह से इनकी आलोचना भी हुई थी। ठीक है, देखो प्लेजर पर जोर देते थे,
एक ज्यादातर जोर इस वजह पर देते थे कि बड़े लोगों पर अपना एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन बच्चों के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। उसके अलावा इनके सिद्धांत में जेंडर बाइस भी देखने को मिला था, एक इस वजह से भी इनके सिद्धांत की आलोचना हुई थी। ठीक है, तो काफी सारी आलोचना हुई थी। हालांकि टीचिंग एग्जाम में मुझे लगता नहीं है आलोचना आज तक कभी पूछी गई है, बट बाई चांस पूछ ली जाए तो आप लोग बता देना। ठीक है, तो प्लेजर पर ज्यादा फोकस देते थे, इसलिए जो आपके यूंग साहब है और एडलर साहब है, इन्होंने इनको छोड़ दिया कि भैया आपके रास्ते अलग है और हम दोनों के रास्ते अलग है, हम दोनों अलग अलग अपने रास्ते काम करेंगे, आप अपने अलग अलग रास्ते काम करिए। ठीक है, तो ये एक बात इन्होंने कही थी, क्योंकि जो एडलर साहब है इनका भी लिख सकते हो आप, एडलर साहब ने सामाजिकता पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने किस पर ज्यादा ध्यान दिया? इन्होंने सामाजिकता पर ध्यान दिया कि जो आदमी की जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो सामाजिकता के थ्रू बनती है। इन्होंने किस पर ज्यादा ध्यान दिया? इन्होंने प्लेजर पर ध्यान दिया, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ध्यान दिया, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ध्यान दिया ज्यादा। ठीक है, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा ध्यान दिया, और इन्होंने शुरुआत के जैसे जो 5 साल के बच्चे रहते हैं, शुरू के जो बच्चे रहते हैं, शुरू के बच्चे जो रहते हैं लगभग 5 साल के, या कह सकते हो लगभग 5 साल के, सिर्फ उन पर ज्यादा जोर इन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद वालों पर इतना जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद इनके जो कलीग थे, दोस्त यार थे, उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए थे। ठीक है, जो यूंग सांग थे, यूंग साहब थे और एडलर साहब थे। ठीक, तो ये बात हुई आपके फ्रायड साहब के बारे में, थोड़ी सी पहले की डिटेल जो मैंने आपको बताई। ठीक, यहां तक आप लोग समझे? उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं भाई, आपके इन्होंने जो पर्सनैलिटी है उसको 3 भागों में बांटा, कि जो हमारे जो व्यक्तित्व होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो 3 भागों में बढ़ती है। और वो कौन कौन से 3 भाग है, वो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आपके कमेंट एक बार देख लेता हूं। ठीक है, ठीक, देखिए कौन कौन से 3 भाग होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो। इनके नाम इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जितने भी साइकोलॉजिकल, सीडीपी या जो भी पैडागोजी आप लोग टर्म यूज करते हो, इंग्लिश में टर्म याद करा करिए, हिंदी के अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, जो इड होती है, इड को सिंपल डिफाइन करना है, इड होती है आपकी बुरी। ठीक है, इड क्या होती है? आपकी बुरी। इसके अंदर क्या होती है? जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं यानी कि नीड्स होती है, ठीक है, या जितने भी हमारे इमोशंस यानी कि भावनाएं होती है, उन सभी की पूर्ति करना क्या है? उन सभी की पूर्ति करना, ये इसका मकसद रहता है इड का। किसी भी हालत में पूर्ति करना है, एक्स वाई जेड, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे गिरना पड़े, किसी भी लेवल पर जाना पड़े, बस हमें इन अपनी चीजों की पूर्ति करनी है। आप लोगों ने देखा, मान लो DSSB का पेपर आने वाला है, तो किसी से पता चली भाई ये पेपर तो 10 लाख रुपए में बिक रहा है, हाँ भाई ठीक है, जमीन बेच कर ले लेंगे, या घर में चोरी कर लेंगे, या पेपर को लीक करवा देंगे। बस अपनी आवश्यकताओं की पूरी, अपनी जो नीड है उसकी पूर्ति हो जाए भाई, एक बार जॉब लग जाए, बस अपनी जिंदगी तो सुधर जाएगी। आप लोगों ने देखा, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है उनके साथ रेप हो जाते हैं, उसके बाद उनको जान से भी मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। कौन सी इच्छा? सेक्स डिजायर की, ठीक है, इनकी पूर्ति करनी होती है, इसलिए उनके साथ अपना रेप करके उनको मार दिया जाता है। ठीक है, और छोटी क्या बड़ी बड़ी के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। तो आदमी उसमें सब कुछ भूल जाता है, उसमें सिर्फ उसको अपनी आवश्यकताओं की, इच्छाओं की, अपने इमोशंस अपने पूरे प्रकट करने होते हैं। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, उसको समाज से कुछ मतलब नहीं होता, उसको जो इड कहता है वो उसको मानता है, और उससे दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, और उसको कुछ समझ में भी नहीं आता। उसके अलावा जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो होता है भाई आपका अच्छा। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो होता है आपका अच्छा। सुपर ईगो कहता है आपका अच्छे काम करने के लिए, सुपर ईगो कहता है आपका नैतिकता दिखाने के लिए कि नहीं, DSSB का पेपर भाई लीक मत कर 10-10 लाख रुपए मत दे, चुपचाप मेहनत कर, पढ़ाई कर, सचिन सर की अपना क्लास देख ले, घर पर अपना पढ़ाई कर ले, सेल्फ स्टडी कर ले, मेहनत करके पेपर पास कर ले, तो तेरी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ये बात कहता है कौन? आपका नैतिकता की बात सुपर ईगो कहता है आपका। ये आपको वैल्यूज की शिक्षा देता है, ठीक है, मूल्यों की शिक्षा देता है आपको। किसकी? मूल्यों की शिक्षा देता है, वैल्यूज की शिक्षा देता है
कि भाई किसी के साथ गलत काम नहीं करने चाहिए, ठीक है, हमारे कल्चर से संबंधित, हमारे समाज में जो जो चीजें है उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कौन बताता है? आपका सुपर ईगो आपको ऐसी बात बताता है। उसके बाद बचता आपका ईगो। ईगो काम करता है बैलेंस बनाने का। क्या काम करता है ईगो? बैलेंस बनाने का। अब ईड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच में होती है लड़ाई। क्या होती है इन दोनों के बीच में? लड़ाई। ईड कहता नहीं मैं ये वाला काम करूंगा, मैं तो पेपर लीक करूंगा। सुपर ईगो कहता नहीं पेपर लीक मत कर, पढ़ाई करके काम कर। बीच में कौन है? बीच में आपका ईगो। ईगो बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। वो कैसे करता है? वो समझाता है, फिर वो समझाता है किसको? सब्जेक्ट को, कैंडिडेट को समझाता है कि भाई देख एक काम कर। पहले बोलेगा ईड की तरफ से, ठीक है, जैसे आपने देखा ना, एक तरफ तो बुरा वाला बैठ जाएगा कंधे की तरफ, एक वाला अच्छा वाला बैठ जाएगा, तो कैंडिडेट बुरे वाले की तरफ सुनेगा। तो बुरा वाला क्या कहेगा? देख भाई जो वो तो निकल नहीं रही है, ठीक है, इतना सारा कंपटीशन है और इतनी बेरोजगारी मची हुई है, रिस्क ले ले भाई, और उसके बाद ये मौका नहीं आएगा दोबारा, बार बार अपने दिल्ली के अंदर जॉब मिल जाएगी, अपना इतने हजार की सैलरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद बढ़िया सा अपना हम सफर मिलेगा, पूरी जिंदगी मजे में गुजरेगी, बस एक ही तो रिस्क लेना है। तो उसके बाद ये ईड जो होता है उसके कान भर देता है बढ़िया तरीके से, ठीक है, वो ईड कह रहा हूं, ईगो कान भर देता है उसका बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर यही ईगो सुपर ईगो की तरफ से उसके कान भरता है कि भाई एक काम कर, ये काम मत करियो, देख मेहनत कर ले, पढ़ाई कर ले, क्या पता भाई तुझे पुलिस वाले पकड़ ले, बहुत बढ़िया डंडा होता है, उसके बाद ऐसी ऐसी जगह मारेंगे, सुझा देंगे तुझे बढ़िया तरीके से, और ब्लैक लिस्ट में तेरा नाम डाल देंगे, कहीं तू जॉब करने लायक नहीं बचेगा, शादी तो तेरे पुश्तों तक नहीं करने गए, दूर दूर तक। तो ये जो बीच में जो रहता है ना ईगो, ये बैलेंस बनाने का काम करता है, उसकी भी बातें कान में डालता है, सुपर ईगो की भी कान में डालता है। जिसका पलड़ा भारी हो जाता है कैंडिडेट उसकी बात मान लेता है, ईड की पलड़ा भारी हो जाएगा उसकी मान लेगा, सुपर ईगो का भारी हो जाएगा उसकी बात मान लेगा। तो यहां पे बैलेंस बनाने का काम ईगो करता है, जिसका पलड़ा भारी उसकी तरफ ये गिर जाता है, जो ईगो रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर आपकी बनती है पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व आपका बनता है, कि आपका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आप लोग समझ गए। उसके अलावा आगे देखते हैं। अब इस प्रकार के आपके मन भी बताए हुए कि जो आपके मन होते हैं वो किस प्रकार के मन होते हैं। जैसे बताए हुए हैं ना, जब श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन को, तो उन्होंने क्या बताया था कि मन हमारा बहुत चंचल रहता है, तो जिसने मन को काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उसने अपने जीवन में सफलता हासिल कर ली, ठीक है। तो इन्होंने देखो फ्राइड साहब ने मन के बारे में क्या क्या चीज बताई है। इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं, और फ्राइड साहब का जो सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट मन है यानी माइंड है, वो है उनका अनकॉन्शियस माइंड। इसको इन्होंने सबसे बेस्ट और सबसे दमदार बताया हुआ है कि ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसके बाद कोई सा भी नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको तीनों देखने हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें आपको चीजें, करंट में जितनी भी चीजें चल रही है वो सब आपके कॉन्शियस माइंड में होती है। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, अभी मैं आपसे पूछूं आज कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हो, आप कहोगे सर सिगमंड फ्राइड की पढ़ रहे हैं। आज कौन पढ़ा रहा है? सचिन सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सब आपके कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। एक होती है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें वो माइंड होता है जो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में प्रेशर डालोगे तो आपको चीजें याद आ जाएगी। मान लो 1 महीने बाद आप चीजें, या 2-3 दिन के बाद आप रिवीजन करोगे और आपको कोई पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, ईगो से ऊपर ईगो, तो थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर डालोगे तो आपको चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में जाते हो, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया और अरे यार ये तो कहीं पढ़ा हुआ है मैंने, थोड़ा सा प्रेशर डालते हो एकदम याद आ जाता है, उसके बाद कहता है यस आ गया याद, ये था इसका आंसर, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जितने भी हमारी फीलिंग्स होती है, ठीक है, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, भावना हो, एक ही नाम है, और जितने भी हमारे नीड होती है, ठीक है, ये सब जो दबे हुए हमारे व्यवहार होते हैं वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो हमारे बाहर नहीं निकल पाते, बाहर प्रदर्शित नहीं हो पाते, ये सब दबे रहते हैं, ठीक है। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं, हो नहीं पाते, इनफैक्ट याद तक नहीं आते हमें, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हैं। सोच के बताओ, आज से 5 साल पहले आप कुछ कहीं से मिले, किसी को मिले हो, तो कहीं होटल में गए हो, तो आपको किसी उस रिसेप्शनिस्ट की शक्ल याद है? नहीं याद होगी। सोच के बताओ कि आज से 10 साल पहले आप कुछ करना चाहते थे कि भाई मुझे ये काम करना है, आज से 10 साल बाद,
तो आपको याद है कि 10 साल पहले आप क्या करना चाहते थे, क्या आपके इमोशंस थे? नहीं याद है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर इन्होंने दिया था वो दिया था अनकॉन्शियस माइंड पर। इस पर ज्यादा बल इन्होंने दिया था, क्योंकि जितने भी हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, नीड, इच्छा, एक्स वाई जेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो सभी हमारे होती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। ये बात बताई थी आपके सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इनके मनोलैंगिक विकास की, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो इन्होंने बताई थी। ठीक है, हाँ, आवाज स्लो हो गई, आवाज कम आ रही है। आवाज आप थोड़ा अपना मोबाइल चेक करिए। ठीक है, ठीक, साक्षी रिजल्ट आ जाएगा केवीएस का कभी भी। ठीक, देखिए अब पढ़ते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा जोर किस पर दिया? प्लेजर पर जोर दिया। ठीक है तो प्लेजर पर इन्होंने जोर दिया, तभी तो इनके दोस्त भाग गए कि तो प्लेजर पर ही जोर दे रहा है भाई फ्रेड, और तो किसी चीज पर प्रेशर दे ही नहीं रहा। ठीक है, तभी इनके दोस्त नाराज होकर चले भी गए। उन्होंने आलोचना कर दी कि भाई बाकी ठीक तो चल रहा था, लेकिन प्लेजर पर जोर दिया जा रहा है और चीज पर जोर दे नहीं रहा। ठीक है, तो प्लेजर पर जो जोर दिया तो यहीं पर देखने को मिला साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट देखने को मिला कि बच्चों का साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार होता है। उसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर स्टेज बना दी। उस टाइम पर पर्टिकुलर स्टेज वाइज डेवलपमेंट बच्चे का किस प्रकार होता है वो इन्होंने करके बता दिया, जो अपने आप में एक बड़ी काबिले तारीफ है भाई उस टाइम पर। ठीक है, तो ये भी एक मतलब अपने आप में बड़ी बात थी। ठीक, अब देखिए उसके लिए उन्होंने ये स्टेज बताई हुई है, ये स्टेज आप लोग देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक, और आया हुआ है इनफैक्ट, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे DSSB का एग्जाम हो। पहली स्टेज आपकी ओरल स्टेज, इंग्लिश में नाम याद करना, हिंदी में मत करना। ओरल स्टेज, ओरल स्टेज का टाइम है आपका जन्म से लेकर 18 महीने तक का। ये टाइम पीरियड मैंने लिया हुआ है आपका एनओएस की किताब के अकॉर्डिंग। हालांकि टाइम पीरियड आपका कुछ अलग अलग दिया होता है, बट ये टाइम पीरियड मैंने एनओएस की किताब के अकॉर्डिंग आपका लिया हुआ है। टाइम पीरियड बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंपल आपका पूछ लिया था कि ये जो आपकी स्टेज है इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है आपकी। ठीक है, इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, अब जब बच्चा लगभग 2 महीने का होता है, या कह लीजिए 18 महीने का, या लगभग 2 महीने का होता है, तो उसको जो प्लेजर मिलता है, जो सुख मिलता है, ठीक है, जो यौन सुख एक तरीके से कह सकते हो, जो प्लेजर मिलता है वो लगभग 2 महीने के बच्चों को कैसे मिलता है? तो वो मिलता है उसको बच्चों को एक तो उसके होठ से, और एक मिलता है उसको उसके जीभ से, टंग से मिलता है। वो कैसे मिलता है? 2 महीने का जो बच्चा होता है, 2 महीने कह रहा हूं, 2 साल का जो लगभग का जो बच्चा होता है, आपने देखा होगा वो सकिंग करता है, जो उसका अंगूठा रहता है ना उसको पूरे टाइम मुंह में चूसता रहता है। और 2 साल का ही बच्चा सबसे ज्यादा करता है ब्रेस्ट फीडिंग, मां का दूध सबसे ज्यादा पीता है। तो आपने देखा होगा ये 2 क्रियाएं वो बच्चा सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, अंगूठा पीने की और ब्रेस्ट फीडिंग की सबसे ज्यादा करता है। तो इनके माध्यम से बच्चा वो प्लेजर लेता है। ठीक, इस स्टेज के अंदर जब बच्चा लगभग 2 साल का होता है, या 18 महीने तक का जो टाइम पीरियड इसके अंदर दिया हुआ है, अपने जीभ और अपने होठ के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा दूसरी स्टेज होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंदर जो बच्चा प्लेजर लेता है, वो प्लेजर लेता है अपना टॉयलेट की जो प्रक्रिया, जो क्रिया होती है उसके थ्रू लेता है, टॉयलेट करके, या जो अपना मल त्याग करता है उसके थ्रू अपना प्लेजर लेता है, जो छोटा बच्चा लेता है। ठीक है, तीसरी स्टेज होती है आपकी फैलिक स्टेज, जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई थी। फैलिक स्टेज के अंदर जो बच्चा प्लेजर लेता है वो अपने जो उसके जननांग है, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको मतलब अपना टच करता है, पकड़ता है, या दूसरे भी जो उसके मतलब घर के अंदर जो जो भी उसके रिलेटिव रहते हैं, तो उनको भी एक बारी को मतलब उनको ज्यादा टच करता है। ठीक है, इस तरीके से जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं, जननांग रहते हैं, उन पर सेंटर्ड रहता है। ठीक, जो आपका लगभग 6 साल तक का बच्चा रहता है। ठीक है, इसी के अंदर एक चीज देखने को और मिल जाती है, जो जननांगों पर केंद्रित रहता है। तो यही से 2 कंसेप्ट और देखने को मिल जाते हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा का कंसेप्ट, क्योंकि यही से एक कंसेप्ट निकलते हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा का जो कंसेप्ट, जिसके ऊपर सिगमंड फ्राइड के ऊपर बहुत हायतोबा हुई, बहुत ये भगते हुए फिर इसके ऊपर इन्होंने अपना कंसेप्ट भी घुसाया। नहीं नहीं, ये वाला कंसेप्ट तो यहां से लिया हुआ है, उस टाइम पर इस राजा ने ऐसा काम किया था, तो इस टाइम पर ये वाली बात हो गई थी। ठीक है, हालांकि लोग सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे अरे नहीं भाई फ्राइड साहब है, कुछ ना कुछ सोच समझ गए तो कही होगी इन्होंने वाली बात ठीक है, तो देखिए इन्होंने इस कंसेप्ट के लिए क्या चीज कही थी। ठीक है, इन्होंने एक तो दिया था ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है, लड़का होता है,
तो लड़का जो होता है ना, अब ये दोनों ही जो कंसेप्ट ही देते हैं, इसमें इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं अपने सेम अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो लड़का होता है ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लड़का होता है वो अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करता है और पापा से प्यार नहीं करता। और जो लड़की होती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में वो अपने पापा से ज्यादा प्यार करती है और अपनी मम्मी से प्यार नहीं करती। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट इन्होंने दिए। अब इसके पीछे इन्होंने बड़ा तर्क दिया। जब इनकी आलोचना शुरू हो गई, मतलब कैसी बात कर रहे हो, उल्टी सीधी बात कर रहे हो, तो इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि भाई ओडिपस नाम का एक राजकुमार था, तो उसको अपनी मदर से प्यार हो गया, उसको अपनी मां से प्यार हो गया। उसको अपनी मां से इतना प्यार हो गया कि उसने अपने बाप की हत्या कर दी और अपनी मां से जाके शादी कर ली। तो सेम मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति उसने वाला काम कर दिया ओडिपस ने। तो वहां से इन्होंने कंसेप्ट उठा लिया। तो आप लोग बाग थे, वो परेशान हो गए कुछ, कह रहे अच्छा तो वहां से कंसेप्ट उठा लिया तो आपने इस बात को सच मान लिया, ये कैसे प्रूफ है, ऐसा सभी के साथ पॉसिबल थोड़ी है। तो वहां पर बहुत विवाद हुआ इस बात के ऊपर, बहुत इनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। फिर ठीक है, वो गहरी बात हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये कुछ ना कुछ अपनी तिगड़मबाजी करके उस बात को लगा देते थे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, सेम बात इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी कही। ये भी एक राजकुमारी थी, इन्हें भी अपने फादर से प्यार हो गया था और अपनी क्या नाम है मां को इन्होंने साइड कर दिया, अपने फादर से प्यार हो गया था। तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में कही है। हालांकि ये कुछ कंसेप्ट सही भी देखने को मिलता है। ठीक है, मैं पूरी बात से तो इससे कुछ सहमत नहीं करता, कुछ कंसेप्ट देखने को सही मिलता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। जिस बात को मैं भी डिनाई करता हूं, आप लोग भी डिनाई करते होंगे। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है, चाहे कोई भी घर हो कहीं पर भी है, कि जो लड़का होता है बेसिकली वो अपनी मदर से ज्यादा प्यार करता है और जो लड़की होती है वो अपने फादर से ज्यादा प्यार करती है। लड़की हमेशा ये सोचती है कि जो मेरी शादी भी हो वो ऐसे से हो जो मेरे फादर जैसा हो, जो मुझे फादर की तरह, जैसा मेरा फादर मेरा ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, ऐसा मेरा घर वाला होना चाहिए। ठीक है, और जो लड़का होता है वो ये सोचता है कि जैसे मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखते है, कोई ऐसे मेरी ध्यान करने वाली आए। ठीक है, हालांकि मिलती तो है नहीं किसी को कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा वो दोनों के दोनों सोचते हैं। ठीक, तो आप लोग बताइए भाई, क्या ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है या गलत है? क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनके फादर बहुत फ्रेंडली होते हैं, मम्मी बहुत खतरनाक होती है। ठीक, तो दोनों ही चीज देखने को मिलती है यहाँ पर। उसके अलावा फोर्थ स्टेज आपकी लेटेंसी पीरियड, जिसका टाइम पीरियड आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का है। इसमें क्या होता है बच्चे का, इसमें आपकी जो ये प्लेजर वाली चीजें होती है इनको बच्चा थोड़ा दबा देता है। ठीक है, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है इनकी तरफ बच्चे का ध्यान ज्यादा नहीं रहता, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। किसका? स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। इन चीजों से ध्यान हटा लेता है, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रखता अपना। ठीक है, जो अपनी ये एक्टिविटीज रहती है और स्पोर्ट्स वगैरह खेलने कूदने की और इधर उधर मौज मस्ती करने की, घूमने फिरने की एक्टिविटीज की तरफ बच्चा ज्यादा ध्यान लगा लेता है। लेकिन इनको दबा लेता है जबरदस्ती, लेकिन इनको खत्म नहीं करता है और ना ही ये खत्म होने की चीज है। जैसे ही बच्चा आपका जेनेटल स्टेज में आता है, ठीक है, जेनेटल स्टेज में आता है 12 साल से लेके आप कह सकते हो एडोलसेंस की, या 18 साल तक के, इसके आगे तक ही आपके जेनेटल स्टेज है। जैसे ही बच्चा दोबारा इस स्टेज में आता है तो ये प्रवृत्ति उसके अंदर दोबारा आ जाती है और दोबारा वो अपने अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होता चला जाता है। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। हालांकि जो आपके सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने शुरुआत के जो बच्चे हैं, लगभग 5-6 साल के जो बच्चे हैं, उन्हीं पर ज्यादा फोकस करने की बात कही हुई है, इसलिए तो इनके आलोचना हुई थी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, ये बातें इन्होंने इस थ्योरी के अंदर कही हुई थी। ठीक है, ठीक है, इसलिए लड़के पापा की परी है। ठीक है सर आपकी शादी हो गई क्या? नहीं भाई अभी नहीं हुई। ठीक है, अभी नहीं हुई शादी। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज आती है, नार्सिसिज्म का कंसेप्ट आता है। नार्सिसिज्म का कंसेप्ट देखिए शैशवावस्था में भी बहुत सी किताबों में इसको डाला हुआ है, मैंने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार इसको किशोरावस्था के अंदर भी इसको डाला हुआ है, तो कई जगह इसको डाला हुआ है। लेकिन आज तक कभी एग्जाम में, किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि इसको शैशवावस्था में माना गया है, इसको किशोरावस्था में माना गया है। बस आपको नार्सिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए, स्व मोह के बारे में पता होना चाहिए। स्व मोह यानी खुद से मोह करना, कि मैं देखो यार मैं कितना खूबसूरत हूं, देखो यार मैं कितना सुंदर हूं, ये होता है आपका नार्सिसिज्म का कॉन्सेप्ट। जब आदमी को खुद से प्यार हो जाए, दूसरे से प्यार ना हो जाए,
जब खुद से ही प्यार हो जाए। बेसिकली नार्सिसिज्म नाम का एक आदमी था, वो अपना एक तालाब में पानी पीने गया। जब वो तालाब में पानी पीने गया तो जैसे ही तालाब में उसने अपने आप को देखा, उसने कहा अरे वाह यार, ये तो मैं हूं, मैं कितना खूबसूरत हूँ यार। जैसे करीना कपूर कहती है ना, अरे वाह तू कितनी खूबसूरत है यार, ठीक है, इस तरीके का कुछ डायलॉग मारती है ना वो मूवी के अंदर, जब भी मैट के अंदर, कि तू कितनी खूबसूरत है, तुझे हक नहीं है कोई इतना सुंदर रहने का। उसी तरीके से नार्सिसिज्म ने कहा था कि तू कितना खूबसूरत है, ठीक है। तो नार्सिसिज्म का मतलब है जब आदमी को खुद से ही प्यार हो जाता है, वो आपका नार्सिसिज्म रहता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। बॉयज ही निकम्मे होते हैं, मैं पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से लगे हुए हो। पिंकी गुस्से में है भाई, पूरी की पूरी बॉयज को निकम्मा बता रही है, ठीक। ये आप लोग समझ गए यहाँ पर। अब देखिए दो कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 50% सही है, ये कहाँ सा आंकड़ा है 50% सही परसेंट का, ये आंकड़े तो बताओ, कौन सा सरी हुआ था, कौन सा गवर्नमेंट ने निकाल दिया 50% सही परसेंट का, ठीक है। हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ बोला था सर, हाँ हाँ नेहा वही बोला था, ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं पहले, फिर उसका सेम अपोजिट होता है आपका माल एडजस्टमेंट। एक होता समायोजन, एक होता आपका कुसमायोजन। समायोजन आपको साफ पता चल रहा है, जब आदमी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल ले और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाए, तो वो होता है आपका समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। परिस्थितियां क्या चल रही है, परिस्थितियां चल रही है अब आपको जॉब की जरूरत है, और परिस्थिति के अनुसार अब अपने आप को आपने ढाल लिया कि भाई सीटेट हमारा पास हो गया है, या दूसरे टीचिंग एग्जाम हमने पास कर एग्जाम दे के देख लिए, वहां हमारी बात नहीं बनी है, D SSS की अब हमें उम्मीद है। तो इस तरीके की परिस्थिति अब आपके सामने चल रही है, और अगर हमने इसको पास नहीं करा हमारे साथ में दिक्कत बैठ जाएगी। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आपने ढाल लिया, और उसके बाद आपने DSSB का एग्जाम पास कर लिया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली। तो आपने क्या काम कर लिया, आपने एडजस्टमेंट कर लिया, समायोजन कर लिया, आपने जिंदगी के साथ समायोजन कर लिया और अपनी गाड़ी को लेकर चल दिए। मान लीजिए आपने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करी और वातावरण के साथ समायोजन नहीं हुआ, आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करी, भगवान न करे ऐसा हो, आपकी पूर्ति ना हो पाए, तो ये हो जाएगा आपका माल एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन हो पाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे की जॉब ना लग पाए, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाए, तो हो जाएगा माल एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक। दो हो जाएंगे। अब देखिए माल एडजस्टमेंट के कुछ रीजन होते हैं, कुसमायोजन के कुछ कारण होते हैं। पहला होता है स्ट्रेस, तनाव, जो कि आप लोग ले रहे हो, ठीक है। मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लगेगी, तो उसके रीजन होते हैं, या तो बच्चा पहले से स्ट्रेस में होता है, या जॉब न लगने के बाद स्ट्रेस में भी चला जाता है, तो स्ट्रेस उसका एक बड़ा मेन रीजन होता है। दबाव, बच्चा दबाव में रहता है, जॉब लगने से पहले भी दबाव में रहता है, जॉब लगने के बाद भी दबाव में रहता है। कंपटीशन इतना ज्यादा रहता है, घर के अंदर भी कंपटीशन रहता है, दूसरे भाइयों की लग गई है, काम धंधे पे लग गए है, और फिर उसके बाद बाहर कंपटीशन रहता है कि यार इतना सारा कंपटीशन है, एक फॉर्म डालने जाएंगे 1000 वैकेंसी के लिए और लाखों बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से दबाव रहता है। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, ये काफी पूछा जाता है भाई टीचिंग एग्जाम में। जब आदमी अपनी इच्छाओं में कोई उसकी बाधा आ जाए तो आपका फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कुछ उम्मीद है, ठीक, मान लीजिए आप किसी को कहीं पर कुछ बोलना चाहते हो, किसी को शादी का प्रपोजल भेजना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, और पुलिस वालों ने वही आपको रोक के गाड़ी में बैठा दिया, ठीक है। या मान लीजिए वहीं पर किसी का फादर आ गया, फादर ने आके दो आपके गाल पे मार दिया, तो आप क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, हटते यार बीच में ही रोक दिया, बीच में नाश कर दिया हमारा, तो यहाँ पर तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन आपका काफी पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हुए बच्चे हैं बेचारे, तो इनके ऊपर ये फिट बैठेगी, तो एक नंबर इनको दिलवा देते हैं, ठीक। एक होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद। द्वंद का मतलब होता है जब दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाए और फिर हमें उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी को मिलने जा रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, और वहीं पर उसका फादर भी आ गया, तो तभी उसका फादर ने कही या तो इसे ले चूज कर ले, या आज मुझे चूज कर ले, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो वहां पर लड़की अपनी परेशानी में हो गई, हे भगवान आज किसको करूं, एक तरफ प्यार है एक तरफ बाप है, ठीक है, तो दोनों में से आज किसको करूं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए DSSB का एग्जाम है, एक तरफ DSSB का एग्जाम आ गया, एक तरफ मान लीजिए कोई सुपर टेट आ गया, कुछ और एग्जाम आ गया,
तो दो एकदम सामने ऐसी चीज आ गई जिसमें से आदमी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेगा, द्वंद्व की स्थिति में पड़ेगा, दिमाग घूम गया यार अब किसको लूं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट की आपकी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई आपके डिफेंस मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर खूब देखने को मिलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। सुरक्षा युक्तों की बात कर लेते हैं जो आप लोग बहुत यूज करते हैं। अब देखना कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग यूज करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं भाई। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके से होता है आपका सुरक्षा कवच होता है। जब मान लीजिए आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते, कोई चीज की पूर्ति नहीं हो पाती, तो आप उसकी जगह कुछ एक सब्स्टिट्यूट खड़ा कर देते हो। मान लीजिए आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन नहीं हुआ, टीचर नहीं बन पाए, गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए, तो उसकी जगह क्या काम करोगे, अरे भगा गवर्नमेंट टीचर की भी कुछ वैल्यू है, प्राइवेट नौकरी बहुत बढ़िया है, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, ये होता है वो होता है। तो आपने क्या काम कर दिया, उसकी जगह एक दूसरा सब्स्टिट्यूट खड़ा कर दिया, तो होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आईएएस की जॉब नहीं मिली किसी को, और उसकी जगह कौन सी मिल गई, आईपीएस की भी मिल गई, तो उसकी जगह क्या होगा, अरे कोई बात नहीं आईएएस नहीं मिला, आईपीएस तो मिल गया, तो आदमी उतने में संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो सुरक्षा युक्तियां वो होती है जो आपके इमोशंस, जो आपकी फीलिंग्स होती है, चिंता होती है, कमियां होती है, उनसे मुक्ति पाने में आपको मतलब आपको अच्छा महसूस फील कराती है, ठीक है। ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, वरना आदमी का कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है यार, तैयारी आईएएस की कर रहा था लेकिन बन आईपीएस गया, कोई बात नहीं यार आईपीएस भी तो ठीक है, कोई बात नहीं काम चल जाएगा इससे भी, ठीक है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म की भी कई प्रकार की युक्तियां होती है जो आपको जानना जरूरी है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला होता है आपका रेशनलाइजेशन, जो कि भाई आप लोग बहुत यूज करते हो, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, आदमी जब कोई चीज अपनी अचीव नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को, फीलिंग को, किसी भी प्रकार की चीज को, ठीक है, उसको अचीव नहीं कर पाता है या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, और फिर जब वो लेता है झूठ का सहारा, तो ये हो जाता है आपका रेशनलाइजेशन, ठीक है। मतलब उसको अपनी किसी भी बात को सही ठहराने के लिए, हर बात के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो होगा रेशनलाइजेशन। जैसे मान लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल भी शायद सामने यही लिखा हुआ है जो मैं देने वाला था। एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम, एग्जाम में बच्चा पास नहीं हुआ, और उसके बाद वो क्या कहेगा घर वालों से, घर वाले उसको तोड़ने के लिए बैठे, आजा बेटा बहुत एग्जाम हो गए, पास नहीं हुआ, अरे मम्मी क्या बताओ, पापा क्या बताओ, वो सचिन सर ने पढ़ाई ठीक नहीं है, ठीक है, और कोर्स भी सही नहीं कराया, हमारी क्या गलती है, उन्होंने नहीं सही नहीं करा, अच्छा उन्होंने नहीं करा, चल फिर तो तेरी कोई गलती नहीं है, सारा ब्लेम टीचर के ऊपर डाल दिया। उसके बाद एक और चीज कहेगा, और मम्मी पापा एक बात और बताऊं, पेपर तो आपके बहुत खतरनाक आया, आज तक इतिहास में तो ऐसा पेपर ही नहीं आया, और मैंने तो सुना है पेपर लीक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है, आज तक तो हुआ ही नहीं, आपके जमाने में भी नहीं हुआ होगा इतना लीक, अच्छा जी ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। तो जो उसकी कमियां थी, जो उसका निकम्मापन था, उसने पेपर लीक वाले पे, एग्जामिनर पे, और अपने सचिन सर पे, सबके ऊपर डाल दिया, तो सब उसने दोषी बना दिए और अपनी कमी को छुपा दिया। तो ये काम होता है आपका रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म का एक टेक्निक बन गई कि अपनी कमियों को, नाकामियों को छुपा दिया झूठ का सहारा लेकर, तो आपका रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। और उसकी टांग तोड़ दी जाएगी जिसने झूठ का सहारा लिया, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, 2 पॉइंट देखते हैं आपके, दमन और समन, रिप्रेशन और सप्रेशन। देखो दोनों को एक साथ देखना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे दोनों के अंदर, दमन और समन के अंदर, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो दोबारा देख लेना भाई, ऊपर मैंने समझाया हुआ है, बहुत आसान होते हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। देखिए दमन और समन को एक बार समझ लेना। देखिए दमन और समन में इतना आपको ध्यान रखनी है, दमन इसके नाम से पता चल रहा है आपको, देखिए जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, या जो भी हमारे थॉट होते हैं, या जो हमारे भावनाएं, जितनी भी XYZ चीज, हमारे विचार, भावनाएं, जो चीज हमारी रहती है, जब हम उनका दमन कर देते हैं, जब हम उनको दबा देते हैं, यही चीज आपके रिप्रेशन यानी दमन के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूं, दो लोग हैं आपस में, जानते हैं, मिलते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, शादी करने वाले होते हैं। उसके बाद क्या होता है, पता चलता है कि उनमें से किसी के बुढ़ऊ ने क्या काम करा कि नहीं भाई हम तो इसकी शादी कहीं और पर करेंगे, लड़की की शादी। तो दोनों बेचारे मिलते हैं कि भाई अलग अलग हो जाते हैं, बात नहीं बनेगी, घर से भाग के शादी नहीं करेंगे, चलो ठीक है, दोनों खुशी खुशी अलग हो जाते हैं। तो जो भी बेचारे की यादें थी, कष्टदायक यादें, कौन सी कष्टदायक यादें थी, जो उनके आपस के विचार थे, दोनों ने मिलकर उनको दबा दिया कि भाई घर वालों की यही मंजूरी थी और घर वालों के
अलावा हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सबको दबा दिया, ठीक है। लेकिन एक और जोड़ा था, एक और जोड़े में से क्या हुआ, एक जो लड़की थी या एक जो लड़का था, ठीक है, उनने कहोगे जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा है, उसमें से किसी एक को कोई दूसरा मिल गया, कोई गाड़ी वाला मिल गया, कोई गाड़ी वाली मिल गई, और उसने उसे छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया, और वो किसी और के साथ चली गई कि अब तेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो कोई गाड़ी वाले मिल गया, ये मिल गया। तो उसने, लड़के ने क्या काम करा, अपने इमोशंस को, फीलिंग को जबरदस्ती दबाया कि अब याद नहीं करूंगा तुझे, अब तो तू चली जाए, या तो वाईएस बनूंगा या फिर कुछ और बड़ा करके दिखाऊंगा और फिर तेरे सामने आऊंगा। तो यहां तो इसने बेचारे को अपने यहां पर दबा दिया, अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में। यहां पर उसने जबरदस्ती दबाया, फोर्सफुली दबाया कि अब नहीं करूंगा तुझे याद, अब तो मेरी पक्की दुश्मन है, एक नंबर की दुश्मन है, ठीक है। तो यहां उसने उसको जबरदस्ती दबाया, ठीक है। अब देख तेरे पिताजी को भी फोन करके कहूंगा कि देख ऐसे से बात है, ये बात है, अब उसका कट्टर दुश्मन बन गया एक नंबर का, तो वो हो जाएगा आपका समन में हो जाएगा, ठीक है। ये दमन और समन के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहां बेचारे चुपचाप दबा देते हैं, और समन के अंदर जबरदस्ती दबाया जाता है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, जो भी उसके विचार होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अगला होता है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर एक एरिया में कोई कमी हो गई, ठीक है, मान लो भाई एक एरिया में उसने कहा तेरे पास तो गाड़ी नहीं है, छोड़, मैं तो तुझे छोड़ के किसी और दूसरे के पास जा रही हूं, उसके पास गाड़ी है। अब लड़के ने कहा यार अब तो कुछ कमाना पड़ेगा, अब तो जॉब लेनी पड़ेगी, डीएसएसबी का एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या काम करा, जो एक एरिया में उसके पास कमी थी, अब उसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करनी शुरू करी, और उसके बाद बन गया गवर्नमेंट टीचर बन गया। तो जो एरिया में उसके पास कमी थी, जॉब नहीं थी उसके पास, उसके बाद वो दूसरे एरिया में दूसरे एरिया में उसने उसकी भरपाई कर दी कि भाई वो टीचर बन गया, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बन गया, सॉरी, उसके पास गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी की भरपाई उसने कर दी, टीचर बन के उसकी भरपाई कर दी कि तू गाड़ी की बात कर रही थी, देख मैं टीचर बन गया, अब गाड़ी की जगह मैं घर भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, वो भी ले सकता हूं। तो जब आदमी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरी कर दे, आपका कंपनसेशन हो जाता है, कहते हैं ना मुआवजा, जैसे बोलते हैं मुआवजा मिलता है, जैसे आप लोग देखते हो ना, इधर नोएडा ग्रेटर नोएडा की साइड में, इधर की साइड में काफी देखने मिलता है, गुजर लोगों के मुंह से बहुत देखने मिलता है, अरे इसे मुआवजा मिला है, इतना मिला है, ठीक है। मतलब जमीन जैसे अगर किसी की चली जाती है, उसके बदले में क्या देते हैं, एक क्षेत्र की जगह पैसे दे देते हैं, मुआवजा मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी लड़की की हाइट कम है तो उसको ऊंची हाई हील वाली सैंडल दे दो, ठीक है, तो उसकी हाइट ऊंची हो जाएगी, तो आपका कंपनसेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है। देखो आइडेंटिफिकेशन में आदमी कैसे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है उसको देखो। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कोई आदमी किसी को अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, और फिर डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है। अब देखो मान लीजिए सलमान खान है, सलमान खान की बॉडी भी अपनी पहले बहुत जबरदस्ती, सब चीज जबरदस्ती, ठीक है। अब कोई मरगीला सा भी है ना, वो भी सलमान खान बन जाएगा। पता है क्या काम करना है, 10 रुपए का तो ब्रेसलेट आएगा, एक कैप आ जाएगी और बीच की मांग निकाल लेगा, कैप नहीं आएगी बीच की मांग निकाल लेगा, 100 रुपए की वो जैकेट से आ जाएगी कुछ भी, और अपना एक अगर जरूरत होगी तो सिगरेट हाथ में ले लेगा, और बन गया सलमान खान। बॉडी के नाम पर कंकाल है, कपड़े अपना वही है नॉर्मल से, कोई और क्वालिफिकेशन नहीं, एक्टर नहीं, और वहां पर अपने डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू अपनी इच्छाओं की उसने पूर्ति कर ली। अरे रियल वाला नहीं हुआ कोई बात नहीं, फेक वाला सलमान खान तो है। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, हो जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन के थ्रू जो आपका होता है। समझ गए इसे आप लोग, ठीक है, ठीक। अरे नहीं भाई, गुजर लोग मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दिया, गुजर लोग तो एक से एक बढ़कर आज की डेट के अंदर आईएएस आईपीएस एक से एक बढ़ रहे हैं। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, गुजर लोगों ने झंडे गाड़े हुए हैं भाई आज की डेट में। अगला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर होता है जब आदमी के जो अपने भी उसके विचार फीलिंग्स रहते हैं, जब एक जगह पर तो उतार नहीं पाता और वहां पर तो खामोश रहता है, लेकिन दूसरी जगह उतार देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, ऑफिस के अंदर बॉस ने सुना दी किसी एम्प्लॉय को, अब एम्प्लॉय वहां पर तो कुछ नहीं बोल सकता उसे, ठीक है, एम्प्लॉय वहां तो उसको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो घर पर आता है, और घर पर आने के बाद क्या काम करता है वो, उसको अपने जैसी उसको बीवी मिलती है, बच्चे मिलते हैं, उसके बाद धड़ धड़ या उनको सुनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सारा जो भी गुस्सा बॉस का था वो यहां पर आके उतरना शुरू हो जाता है उनके ऊपर, ठीक है। ये आप लोग समझ गए इसको, ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। सारा का सारा उसने अपना विस्थापन कर दिया, अपने फीलिंग्स का, इमोशंस का सारा विस्थापित कर दिया उसने अपना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगला बचा आपका रिग्रेशन, ठीक है।
अब देखिए रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में वो आपका हो जाता है, आपको एक वर्ड पता है रिग्रेट, जब आदमी पछतावा करता है, सुना है ना रिग्रेट, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है रिग्रेशन, कि जब आदमी के साथ कोई फीलिंग्स कोई घटना इस प्रकार की होती है और उससे बचने के लिए जब वो ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो या जैसे वो अपने पास्ट में चला गया हो, जैसे अपने बचपन में चला गया हो, तो आपका हो जाता है रिग्रेशन हो जाता है। जैसे हमें जब कभी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो गुस्सा आते ही सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कोई चीज फेंक कर मारते हैं या मुंह से कुछ अपशब्द बोलते हैं। गुस्सा आने पर सबसे पहली चीज क्या निकलती है, मुंह से कुछ अपशब्द निकलते हैं, ये चीज तो निकलती है। या हमारे हाथ में कोई चीज आती है तो हम उसको फेंक कर मारते हैं, ठीक है, या हमारे हाथ में कोई भी चीज आती है तो हम उससे लड़ते हैं, जैसे छोटा बच्चा लड़ता है। वरना गुस्सा आने पर क्या काम करना चाहिए, बड़े लोग क्या काम कहते हैं, इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हम क्या काम करते हैं, लड़ाई करते हैं। मतलब हम नहीं, आपके लिए कह रहा हूं मैं वरना हमें क्या काम करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, लेकिन हम क्या काम करते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, तेरी आज तुझे बताता हूं, ठीक है, तो छोटे बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब आदमी किसी व्यक्ति को जब कोई तनाव होता है तो उससे बचने के लिए पास्ट में, यानी जब जैसा छोटा बच्चा हरकतें करता है उसमें चले जाता है, रोना शुरू कर देता है, तो आपका रिग्रेशन होता है, ठीक है, होता है ना, जब आदमी को टेंशन हो जाती है, रोता भी है आदमी, यार एग्जाम में नंबर नहीं आ पाया, तो रोज आता है, ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। अगला है आपका सब्लिमेशन, उदातीकरण। उदातीकरण में क्या होता है, जो भी बच्चे की जो अनैतिक इच्छा होती है, ध्यान से सुनना, अनैतिक इच्छा होती है, जो उसके बच्चा गलत काम करता है छोटी एज के अंदर, ठीक है, तो उसको ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लिया जाता है ताकि उसकी गलत अनैतिक इच्छाओं को भी उसको सही माध्यम से कन्वर्ट किया जा सके अच्छे कामों की तरफ में। छोटा बच्चा है, हम भी छोटे बच्चे थे, खूब लड़ते थे बचपन के अंदर, ठीक है, मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा बच्चा था तो हम जब छोटे थे तो आपस में फाइटिंग करते थे, तो मैंने एक के मुक्का मारा था पेट के अंदर, तो बेचारा 2 दिन तक अपना बैठ रहा था, फिर हमारे मतलब रिलेटिव ही थे तो आई थी लड़ने के लिए आई थी, फिर मैंने तब से नहीं मारा बेचारे को, ठीक है। तो हम जब छोटे बच्चे थे लड़ाई करते थे, तो इस लड़ाई को एक पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है, तो हमें बॉक्सिंग वाले स्पोर्ट्स खिला दो, हमें हॉकी खिला दो, ठीक है, या हमें कुछ और क्रिकेट की तरफ खिला दो, तो हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ लेकर चले जाओ, जो हमारे मतलब हम इस तरीके से लड़ाई करते थे, हमें तो बचपन में पता नहीं था, तो हम जो लड़ाई करते थे एक दूसरे के आपस में मारते थे या जो भी इस तरीके की एक्टिविटी करते थे या जिसके अंदर ज्यादा गुस्सा था, तो उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सब्लिमेशन के थ्रू हो जाएगा कि गलत अनैतिक इच्छाओं को भी सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा गुस्से वाला रहेगा ना तो उसको बॉक्सर बना दो कि बेटा यहां मार, जितना मारना है मार, सामने वाला तैयार बैठा है तुझे मारने के लिए, मार अब इसको जितना भी मारना है, तो आपका सब्लिमेशन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जितनी जितनी चीजें थी वो मैंने बता दी। चैप्टर यहां पर आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको चैप्टर बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में, और यहां पर ये आपका पूरा खत्म हो गया। दंगल मूवी, बिल्कुल सही बात, आपका दंगल मूवी है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप लाइन बाय लाइन लिखा, लाइन बाय लाइन मैं तो पीपीटी आप लोगों के लिए लिख कर रहा था, देखो सारा ध्यान तो मेरा सामने ही रहता है, ये तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ पीपीटी, इसको ठीक है मैं सही से और आपके लिए और लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ टीजीटी के आपके आएंगे जो जो टीजीटी के आपके सब्जेक्ट है उनके बैच आएंगे, आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब पेडागोजी 12 क्लास नहीं चल रही है, 12 क्लास नहीं चल रही है, सारी चल रही है भाई आपकी, ठीक है। कोई डाउट क्लास में अब नहीं हो तो फिर मैं क्लास को बंद कर देता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
समझ में आ गया पूरा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक। हाँ, क्लास एंड है। चलिए ठीक है, वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, जो आप पूछ रहे हो मैं करा दूंगा टीचिंग वाले के। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।